Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी IQ प्लस। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर क्लास 9th का एक टॉपिक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके NCERT सोल्यूशन पे बेस्ड है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो को देख रहे हैं बट आप उस पर लेक्चर पे कमेंट नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपका सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए फ्री है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बट उस सब्सक्रिप्शन से हमारी टीम को एक मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो नीडी पर्सन्स के लिए, जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं हमारे वीडियो लेक्चर के थ्रू, उन तक पहुंचने के लिए। यदि ये वीडियो आपके काम का नहीं है तो उन बच्चों को शेयर करें जो क्लास 9, 10th, 11th, 12th में हैं, जो भी एस्पिरेंट्स साइंस के हों, कॉमर्स के हों, उन सबका वीडियो लेक्चर हमारे इन्फिनिटी IQ पे अवेलेबल है, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। जो भी आपके डाउट्स हों कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, मैटर इन आवर सराउंडिंग में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री। देखो, एक टॉपिक है जो डिग्री सेल्सियस से केल्विन या केल्विन से डिग्री सेल्सियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए, और ये बहुत सिंपल भी है कि यदि आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो जितने भी डिग्री सेल्सियस गिवन है उसमें 273 ऐड कर देना, और इसके जस्ट ऑपोजिट यदि आप केल्विन को कन्वर्ट करना चाहते हो डिग्री सेल्सियस में तो 273 आप सब्ट्रैक्ट कर देना। तो यहाँ क्वेश्चन है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल में हमें इन्हें कन्वर्ट करना है। पहला इसमें क्वेश्चन है ये 293 का और दूसरा 470। देखो सिंपल है, 293 केल्विन, इसे हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो 293 माइनस 273 20 डिग्री सेल्सियस। सिंपली आप 470 केल्विन को कन्वर्ट करना चाहते हो, फिर 470 माइनस क्या कर दिया 273 197। तो जब भी हमें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है क्या करेंगे हम, माइनस 273, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है तो प्लस 273, राइट। सेकेंड क्वेश्चन हमारा इस पे ही बेस्ड है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अब यहाँ देखो ऑलरेडी ये डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया, उसमें आप क्या ऐड करोगे, प्लस 273 जो भी गिवन है केल्विन में डिग्री सेल्सियस में, इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड कर दो, ये 298। एक इंफॉर्मेशन मैं आगे के क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ कि ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है जिसको हमने कन्वर्ट किया केल्विन में 298 केल्विन, हम इसी टेम्परेचर को नाम देते हैं रूम टेम्परेचर का। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि व्हाट इज रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर वो टेम्परेचर नहीं है जो आपके रूम का टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, और किसी भी सब्सटेंस का फेज आप बताना चाहते हो तो 25 पे जैसा दिख रहा होगा वही उसकी फेज होगी। जैसे वाटर सॉलिड फॉर्म में है तो आइस है, वाटर लिक्विड है, लिक्विड वाटर होता भी है। वाटर को आप लिक्विड क्यों बोलते हो, क्योंकि 25 डिग्री पे वो लिक्विड है, जबकि वाटर वेपर गैसियस फॉर्म में होगा, आइस है तो सॉलिड फॉर्म में हो गया जनरली। बट 25 पे जैसा सब्सटेंस, आयरन 25 पे क्या है, सॉलिड, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है तो आयरन को हम सॉलिड बोलते हैं। वाटर को हम लिक्विड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। तो यहाँ हम कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, जितना भी डिग्री सेल्सियस गिवन है, जैसे यहाँ देखो 373 था, इसमें मैंने 273 ऐड किया, रिजल्ट कितना आ गया 646। तो ये एक इजी ट्रिक आपको याद रखना है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है प्लस 273, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आना है माइनस 273। हालांकि फ्यूचर में आप देखोगे एक्यूरेसी के लिए इसमें 273.15 बताया जाएगा, बट अभी 9th लेवल के लिए ये सफिशिएंट है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहला इसमें पूछा गया है कि नैप्थलीन बॉल्स, देखो नैप्थलीन बॉल जब बेंजीन के दो रिंग कनेक्टेड होते हैं तो वो नैप्थलीन होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। नैप्थलीन बॉल, व्हाइट कलर का बॉल, ये मोथ रिपेलेंट प्रॉपर्टी के कारण इसमें एक यूनिक स्मेल है, इसका फॉर्मूला होता है C10H8। नैप्थलीन बॉल का यूज हम कपड़ों में करते हैं, खास करके विंटर क्लोथ्स, विंटर के बाद समर में हम विंटर क्लोथ्स को प्रिजर्व करते हैं। यदि आप उसको क्लीन करके वॉश करके ऐसे ही रख दोगे तब भी उसका स्मेल मॉइस्चर के कारण स्टिंकी हो जाएगा।
नैप्थलीन के साथ आप उसे प्रोटेक्ट करके रखो। नैप्थलीन में मोथ रिपेलेंट प्रॉपर्टी है, वो इन नए कपड़ों का स्मेल या जो वॉश्ड कपड़े हैं जिसको हम प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं कुछ महीनों के लिए, उनका स्मेल ये खराब नहीं होने देगा। जबकि नैप्थलीन एक सब्लिमेबल सब्सटेंसेज हैं। सब्लिमेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस फेज में जाते हैं विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज। जैसे कैम्फर, कपूर, कपूर भी क्या होगा? सॉलिड से सीधा गैस में चला जाएगा। नैप्थलीन सॉलिड से गैस में जाएगा। प्लस ड्राई आइस जो कि रेफ्रिजरेशन में यूज होता है, ड्राई आइस सॉलिडिफाइड CO2 है, वो भी डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जाएगा। ये सब कुछ सब्लिमेबल सब्सटेंस है। नैप्थलीन बॉल डिसअपियर हो जाता है विद टाइम। यदि आपने घर में ऐसे ओपन करके रखा तो आपको ये फिनोमिनन दिख भी जाएगा। कोई सॉलिड अपने पीछे ये छोड़ के जाएगा नहीं। सिंपल है कि नैप्थलीन क्यों डिसअपियर हो रहा है विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, बिकॉज नैप्थलीन बॉल सबलाइम। जो भी सब्लिमेबल सब्सटेंसेज होते हैं, सब्लिमेबल सब्सटेंसेज के मैंने क्या क्या एग्जांपल बताया अदर देन नैप्थलीन? आप ड्राई आइस का एक एग्जांपल दे सकते हो, कैम्फर, कपूर का एग्जांपल दे सकते हो। तो ये डायरेक्टली वेपराइज हो जाते हैं, इनमें लिक्विड फेज नहीं आता, और कंप्लीटली वेपराइज होंगे तो कोई भी रेसिड्यू ये अपने पीछे छोड़ के नहीं जाएंगे। सेकेंड, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम जनरली एस्टर्स होते हैं, एस्टर्स। एस्टर्स का यूज परफ्यूम बनाने में होता है, डिओडोरेंट में होता है। प्लस जो नेचुरली अगरिंग एल्डिहाइड कीटोन है उनका स्मेल भी अच्छा होता है, क्योंकि एस्टर हाईली वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब इसके वेपराइज होना और इस एयर में डिफ्यूज होने की टेंडेंसी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो आप सेवरल मीटर अवे भी खड़े हो, आपको एस्टर परफ्यूम का स्मेल आ जाएगा। सिंपली आएगा क्यों? क्योंकि परफ्यूम जिस सब्सटेंस से बना हुआ है, जिसको मैं बोल रहा हूँ एस्टर, ये सब्सटेंस हाईली वॉलेटाइल है, इसमें वेपराइज होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत आसानी से हमारे आसपास के एयर में डिफ्यूज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और आप कहीं दूर भी खड़े हो तो आपके रीच तक ये पहुंच जाएगा। आप सेवरल मीटर अवे भी खड़े हो, आपको परफ्यूम का स्मेल आ जाएगा, राइट? तो स्मेल जैसे देखो, कुछ फ्रूट्स भी होते हैं जिसका स्मेल आपको दूर से आ जाता है। फ्रूट्स में भी स्मेल के लिए एस्टर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये परफ्यूम हाईली वॉलेटाइल होते हैं, एयर में आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। तो कोई पर्सन दूर भी खड़ा है उससे भी उसको स्मेल आ जाएगा बहुत आसानी से, इसके डिफ्यूजन और वोलेटिलिटी के कारण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज। इसके लिए एक जनरल ट्रिक है, देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स किस में होता है? सॉलिड में। लिक्विड में उससे थोड़ा वीकर फोर्स होगा, और सबसे वीकर फोर्स क्या होगा? गैस। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफी ज्यादा वीक होता है। तो इस बेसिस पे यदि हम इन तीन पार्टिकल्स को ले रहे हैं, जिसमें एक है हमारा वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। अब वाटर क्या है? वाटर H2O इज अ लिक्विड। शुगर फॉर्मूला है C12, H22O11 इज अ सॉलिड, और ऑक्सीजन क्या है? गैस। यदि आप इस पैटर्न पे अरेंज करो गैस, लिक्विड और सॉलिड पे, तो हमारा क्या ऑर्डर बनेगा? ऑक्सीजन जो O2 है गैस, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज्यादा वीकर होगी। फिर H2O है लिक्विड, इसका फोर्स क्या होगा? थोड़ा स्ट्रॉन्गर, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर C12, H22O11 शुगर। तो जब सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंपेयर करना है तो वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन के अंदर होगा? गैस में, उससे स्ट्रॉन्गर वाटर एंड शुगर। अब देखो रूम टेम्परेचर जो 25 डिग्री मैंने आपको बताया, रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन क्या होता है? गैस। वाटर क्या होता है? लिक्विड। और शुगर क्या होता है? सॉलिड। जो भी फेज किसी सब्सटेंस की हम बताते हैं वो हमेशा रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे, वो आपको जैसा दिख रहा है उसी फेज को हम जनरली बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स गिवन है। लाइक एक 25 डिग्री गिवन है, एक 0 डिग्री गिवन है, और ये 100 डिग्री गिवन है। आप बहुत आसानी से बता सकते हो 25 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर। ये टेम्परेचर आपको फिक्स याद रखना है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पे वाटर क्या होगा? एक लिक्विड, राइट? इसलिए वाटर को हम लिक्विड बोलते हैं क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड है। 0 डिग्री पे ये फ्रीज हो जाएगा। 0 डिग्री पे ये क्या हो जाएगा? सॉलिड। लिक्विड भी हो सकता है बट फ्रीज होने के बाद वो सॉलिड हो जाएगा। 0 पे दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, मेल्ट होने के बाद वाटर 0 पे भी अवेलेबल है। और 100 डिग्री पे ये क्या होगा? 100 डिग्री पे ये लिक्विड होगा, और गैस भी हो सकता है। बट 100 पे धीरे धीरे क्या होता है, इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो कुछ टाइम तक 100 मेंटेन किया तो पूरा का पूरा वाटर गैसेस फेज में चला जाएगा।
वैसे वाटर लिक्विड में भी पॉसिबल है। गैस इसकी क्राइटेरिया है कि 100 पे वाटर बॉयल करना स्टार्ट करेगा, कुछ टाइम के बाद वो टोटली वेपराइज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। देखो, रूम टेम्परेचर पे वाटर की जो एग्जिस्टेंस है वो लिक्विड फेज में होती है, क्योंकि ये 0 पे फ्रीज होगा, 100 पे ये बॉयल होगा। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड क्यों है? क्योंकि फ्रीज होने के लिए इसको टेम्परेचर चाहिए 0 डिग्री का, और बॉयल होने के लिए चाहिए 100 डिग्री। और इसमें 25 डिग्री ना तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट है और ना ही इसकी बॉइलिंग पॉइंट है, तो 25 डिग्री विच इज कॉल्ड रूम टेम्परेचर, उस पे वाटर क्या होगा? एक लिक्विड, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन आयरन अलमीरा, घर में आप सबके आयरन अलमीरा होगा या वुडन अलमीरा होगा, ये एक सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। सिंपल जस्टिफिकेशन इसकी आपको देना है कि आयरन अलमीरा एक सॉलिड है, रूम टेम्परेचर बार बार आपको मैं बता रहा हूँ 25 डिग्री को ही बोलना है, क्योंकि ये मेल्ट होने के लिए आयरन का अलमीरा बहुत ज़्यादा हाइयर इसके लिए टेम्परेचर चाहिए, 1000 डिग्री से भी हाइयर। तो रूम टेम्परेचर पे आयरन अलमीरा कभी मेल्ट नहीं होगा 25 डिग्री पे, तो उसकी एग्जिस्टेंस कौन से फेज में होगी? सॉलिड फेज में। किसी भी सब्सटेंस का फेज आपको बताना है तो ये सोचो कि 25 डिग्री, जो कि जनरली ग्लोब पे हर जगह अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है, 25 डिग्री पे वो सब्सटेंस जैसा आपको दिख रहा है, जैसा आपको फील हो रहा है, उस सब्सटेंस की फेज भी वही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाई इज आइस एट 273 मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर? देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि वाटर 0 डिग्री पे लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड आइस के फॉर्म में भी हो सकता है। यदि आप अपने हैंड पे आइस क्यूब रखो 0 डिग्री सेल्सियस वाला, और उसी हाथ पे आप फिर चेक करो 0 डिग्री का वाटर रख के, आपको ज़्यादा ठंडा आइस के केस में फील होगा, क्योंकि आइस मेल्टिंग के लिए, फ्यूजन के लिए जो हीट कैप्चर करेगा वो हमारे बॉडी से कैप्चर करेगा। पहले उसने हीट कैप्चर किया अपने सॉलिड फेज को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब कोई भी सब्सटेंस अपना फेज सॉलिड से लिक्विड कर रहा है और टेम्परेचर सेम ही है, लैटेंट हीट इसके लिए चाहिए होता है, तो 2 बार वो हमारे बॉडी से एनर्जी कैप्चर करेगा। एक तो अपने आइस जो सॉलिड फेज है उससे वो लिक्विड में जाने के लिए, और फिर 0 डिग्री से धीरे धीरे हमारे बॉडी टेम्परेचर को मैच कराने के लिए। तो हमें ज़्यादा कूलिंग कहाँ इफेक्टिव फील होगा? जब आइस के फॉर्म में है वो। आइस एट 273 केल्विन विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, इसी को लैटेंट हीट बोलते हैं, जब सब्सटेंस अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करता, बस फेज चेंज कर लेगा, फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम द फ्यूजन टू बिकम वाटर। हेंस द कूलिंग इफेक्ट, जो कूलिंग इफेक्ट होगा आइस का वो ज़्यादा फील होगा मोर देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि 0 डिग्री का जो वाटर है वो सिर्फ हीट क्यों कैप्चर कर रहा है हमारी बॉडी से, उसको अब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वल आना है। लेकिन आइस 2 काम करेगा, पहले तो वो 0 डिग्री के आइस से 0 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर 0 डिग्री के वाटर से एटमॉस्फेरिक बैलेंस बनाएगा, टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम, या बॉडी के साथ बनाएगा। तो इस केस में आपको ज़्यादा ठंडा कहाँ फील होगा? आप हाथ पे आइस रख के देखो 0 डिग्री का और वाटर, आपको ज़्यादा ठंडा और कूलिंग इफेक्ट फील होगा आइस के कारण, राइट। ऐसा ही क्वेश्चन वाटर और वाटर वेपर पे बेस्ड है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, वॉज प्रोड्यूस मोर सीवियर बम। देखो, होता क्या है, यदि वाटर है, बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री पे और वेपर भी है 100 पे, दोनों हमारे हाथ पे आके कहीं लगता है, तो आपको यहाँ जलन ज़्यादा किस में फील होगा? वेपर में, क्योंकि वेपर के पास वही, देखो 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर वेपर है वो पहले तो हीट हमारे बॉडी में रिलीज करेगा वाटर वेपर से वाटर लिक्विड 100 डिग्री पे आने के लिए, लैटेंट हीट, और फिर वो वाटर धीरे धीरे हमारे बॉडी के टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम बनाने के लिए भी हीट हमारी तरफ रिलीज करेगा। हमेशा आप ध्यान रखना कि हीट जो ये ट्रांसफर होता है वो हॉटर से कूलर की तरफ, आइस के केस में हम ज़्यादा गर्म थे, हम ज़्यादा हीट अप थे, हमारी एनर्जी 37 पे है, तो हम आइस को एनर्जी दे रहे थे उसे मेल्ट करने के लिए। जबकि गर्म पानी और वेपर के केस में क्या है कि वेपर का टेम्परेचर 100 डिग्री है, गर्म पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री है और हमारा 37 के आसपास है, तो वो हीट हमारी बॉडी में आ रहा है, इसलिए ज़्यादा जलन कहाँ फील होगा? जब वेपर 100 डिग्री का आप एक्सपीरियंस करोगे और बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री का, तो वेपर इसमें ज़्यादा हमें बम्प्स फील कराएगा। बॉइलिंग वाटर और स्टीम में, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है, राइट।
steam at 100 degrees Celsius will produce more severe bombs as extra heat is hidden in it called latent heat। मैंने क्या बताया, latent heat क्यों चाहिए? उस केस में सब्सटेंस अपना फेज चेंज कर रहा होता है विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जो वेपर है 100 डिग्री का, पहले वो 100 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट होगा, इसके लिए वो हीट रिलीज करेगा। यदि हाथ पे आ रहा है तो वो हीट रिलीज हुआ, फिर वो वाटर हमारे बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हीट रिलीज करेगा। तो ये 2 बार हीट रिलीज करना मतलब एक्स्ट्रा हो गया एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, इसलिए हमें ज्यादा जलन फील होगा। जो बॉइलिंग वाटर है डज नॉट हैव दिस हिडन हीट, जो एक्स्ट्रा हीट वेपर के पास है वो वाटर बॉइलिंग के पास नहीं है। तो आप वेपर और वाटर बॉइलिंग दोनों में कंपेयर करो, दोनों का आप एक्सपीरियंस हाथ से, हालांकि ये एडवाइसेबल नहीं है कि ऐसा हमें करके देखना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा एक्सीडेंटली हो रहा है तो वेपर हमारे में ज़्यादा जलन कर सकता है, ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, हार्म कर सकता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर, राइट। यहाँ भी एक साइंस है। हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें ए बी सी डी एफ इन सब में डायग्राम में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बेसिस पे इसे एक्सप्लेन करना है। देखो एक सॉलिड है यहाँ, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, डिफरेंट एरोज डिफरेंट चीज़ों के लिए बनाए गए हैं। जैसे हमें सबसे पहले देखना है कि जो ए है वो ए है क्या। ए सॉलिड टू लिक्विड, एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये मेल्टिंग हो सकता है, ये फ्यूजन हो सकता है। तो ए को हम क्या बोलेंगे, लिक्विफैक्शन। हालांकि लिक्विफैक्शन जब गैस को लिक्विफाई करते हैं तब भी, इसके लिए ज़्यादा बेटर वर्ड मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेल्टिंग और फ्यूजन ही लिखो। जो बी आपको दिख रहा है वो एरो किस चीज़ के लिए, लिक्विड से गैस। तो लिक्विड से गैस, जैसे वाटर से आप वाटर वेपर बना रहे हो तो टर्म क्या यूज करना बेटर रहेगा, वेपराइजेशन, इवेपोरेशन। वाटर किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेट होता रहेगा, 20, 30, 40 किसी पे भी। हमारे कपड़े किसी भी टेम्परेचर पे सूख जाते हैं ड्यू टू इवेपोरेशन, नॉट ड्यू टू बॉइलिंग, क्योंकि पानी बॉयल तो 100 पे ही होगा या 100 से ज़्यादा पे होगा, राइट। अब सी पे आते हैं। सी में आप रिवर्स एरो देख रहे हो, जो लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहा है। अब लिक्विड सॉलिड में जा रहा है मतलब वाटर आइस बन रहा है, इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। ये सॉलिड बनने का प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट, अब डी का एरो आप ध्यान से देखिए, ये क्या है, गैस को लिक्विड में लेके जा रहा है। तो गैस को लिक्विड में ले जाना कंडेंस करना हुआ, कंडेंसेशन। लिक्विफैक्शन टर्म इसके लिए भी यूज होता है, यहाँ हम कंडेंसेशन, कि वाटर वेपर है वो कंडेंस हो रहा है। आप फ्रिज से एक ठंडे पानी की बोतल ला के यहाँ रख दो अपने घर में, आप देखना कि एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर है, जो वाटर वेपर है, जिसके कारण ह्यूमिडिटी होती है, वो उस वाटर बॉटल पे कंडेंस्ड होने लग जाएगा। नेक्स्ट हम आएंगे ई पे। ई, ये एरो आपको लेके जा रहा है सॉलिड से गैस की तरफ, लेकिन बीच में कोई लिक्विड फेज नहीं आया। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि एक सॉलिड डायरेक्टली गैसियस फेज में जा रहा है विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज, तो ये क्या होगा, सब्लिमेशन। और लास्ट एरो आप देखेंगे एफ, ये एफ हमें गैस से डायरेक्टली कहाँ लेके जा रहा है, सॉलिड तक। इसमें भी लिक्विड फेज नहीं आया, गैस डायरेक्टली लिक्विड में आएगा तो उसे हम लिक्विफैक्शन कंडेंसेशन बोल रहे हैं, लेकिन गैस डायरेक्टली सॉलिड फेज में आ रहा है जिसे आप बोलोगे डिपोजिशन, राइट। ये हो जाएगा डिपोजिशन। जैसे नैप्थलीन इवापोरेट हो रहा है मतलब सबलाइम हो रहा है, बेटर वर्ड रहेगा। नैप्थलीन, ड्राई आइस या कैम्फर सबलाइम हो रहा है, और सबलाइम वाले सब्सटेंसेस को, उस वेपर को वापस आप सॉलिड में लेके आओगे तो उसमें भी लिक्विड फेज नहीं आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। तो आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। इसके हेल्प से आप इंटरनली जो चैप्टर के अंदर इंटेक्स क्वेश्चन हो उसको आप जरूर ट्राई कीजिए। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि किसी टॉपिक पे आपको डिटेल्ड वीडियो लेक्चर चाहिए उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा टारगेट है कि 9th, 10th, 11th, 12th NCERT के जो बैक एक्सरसाइज है उसे हम सॉल्व करें, ताकि आपको अपने होमवर्क करने में, उसको समझने में काफ़ी हेल्प मिल पाए, राइट। और फिर से मैं एक रिक्वेस्ट आपको करना चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री है, बट हमारे टीम के लिए काम करने के लिए एक प्रॉपर मोटिवेशन है। हमें और वीडियो बनाने का एक जज्बा मिलता है, एक हिम्मत मिलती है कि हम और वीडियो बच्चों के लिए बनाएं और मास को अप्रोच कर पाए। हमें आप फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे भी, लाइक इन्फिनिटी IQ+ आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। ये चैनल तो आप इसको सपोर्ट कर ही रहे हो, इसको और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए आपको और हेल्प करना पड़ेगा, हमें मास तक इसको पहुंचाना पड़ेगा, राइट। बाकी टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारा इन्फिनिटी IQ, अब एक और गुड न्यूज़ है आपके लिए, ये एंड्रॉयड के साथ साथ अब iOS एप्पल फ़ोन पे भी आप यूज़ कर सकते हो। टेस्ट सीरीज से आप खुद को टाइम टू टाइम
जज करते रहो कि आप में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, राइट। हमारे साइट पे लॉगिन करने के बाद आप ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने क्लास के हिसाब से आप टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए और अपने स्कोर से आप अपना इंप्रूवमेंट टाइम टू टाइम चेक भी करते रहेंगे। फर्दर जो भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, किसी टाइप की डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं और उसे ज़रूर बताएं। हेल्पलाइन नंबर हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। Follow and subscribe us for more.